नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों, मैं ड्यूटी सर आप सभी लोगों का मैथ की दुनिया 01 में एक बार फिर से वेलकम करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी लोग मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और जिंदाबाद होंगे। तो प्यारे साथियों, हम लोग जो है कक्षा 10 के गणित के 2023 में जो पेपर हुए थे और जिसका पेपर कोड हमारे पास 822 DX था, इसको हम लोग हल कर रहे थे और इसमें अब तक हमने क्वेश्चन नंबर 4 तक कंप्लीट किए थे। आज के इस वीडियो लेक्चर में बता दूं कि हम लोग जो है पूरे पेपर को खत्म कर लेंगे, क्योंकि मात्र केवल 3 क्वेश्चन बचे हुए हैं आपके। जो क्वेश्चन नंबर चौथे का अथवा वाला भाग है, इसके बाद एक क्वेश्चन नंबर 5 रहेगा। 5 में भी 2 पार्ट है, एक 5 का और 5 का अथवा वाला। तो हम लोग दोनों कवर करेंगे आज, ठीक ना। तो समय की ज्यादा बर्बाद ना करते हुए हम लोग आइए अपने टॉपिक पर आते हैं और उसके बाद क्वेश्चन क्या है उसको देखते हैं, ठीक है मेरे भाइयों। चलिए आइए समझते हैं। क्वेश्चन कह रहा है क्या हमसे, क्वेश्चन कह रहा है कि एक भवन के, ये क्वेश्चन नंबर 4 का अथवा वाला भाग है ना। ये कह रहा है क्या कि एक भवन के शीर्ष से एक स्तंभ के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 अंश है। मतलब आपके पास एक भवन है और उस भवन के शीर्ष से जब हम लोग देखते हैं तो एक स्तंभ का शीर्ष का उन्नयन कोण 60 अंश बन जाता है। मतलब मैं इसका डायग्राम बनाऊं इस तरह से। तो मान लिया जाए कि हमारे पास ये कोई भवन है, एक ये मैंने मान लिया एक भवन है आपके पास है। इसके शीर्ष से जब हम लोग देखते हैं तो एक स्तंभ के शीर्ष का जो उन्नयन कोण बनता है, यहां पर मान लीजिए स्तंभ है आपका, इसको मैं कहता हूं कि आपका मेरे भाई भवन हो जाएगा। आपका ये भवन हो गया और ये आपका हो जाएगा स्तंभ, ठीक ना। इसको मैंने कह दिया ये हो जाएगा आपका स्तंभ हो जाएगा। ये कह रहा है क्या आपसे कि एक भवन के शीर्ष से एक स्तंभ के शीर्ष का उन्नयन कोण दे रखा है। उन्नयन कोण हमारे पास दिया है 60 अंश का, मतलब ये कोण आपका बन जाएगा 60 अंश का बनेगा, है ना। ये बोल रहा है। फिर कह रहा है क्या कि भवन के शीर्ष से, मतलब ये जो भवन है आपका, इसके शीर्ष से स्तंभ के पाद का अवनमन कोण, स्तंभ के पाद का अवनमन कोण दे रखा है और स्तंभ के पाद का अवनमन कोण हमारे पास दे रखा है मेरे भाई ये 45 अंश दिया। मतलब ये वाला कोण आपका 45 अंश का दे रखा है। तो जाहिर सी बात ये कोण भी आपका हो जाएगा 45 अंश, क्योंकि ये एकांतर कोण होता है। तो ये बनेगा आपका 45 अंश का, यही आपका बनेगा। फिर ठीक है ना। फिर कह रहा है यदि स्तंभ की ऊंचाई, मतलब जो आपका ये स्तंभ दे रखा है, इसकी पूरी ऊंचाई हमारे पास है 40 मीटर। बनाते हैं यहाँ पर, ये हो जाएगा हमारे पास क्या 40 मीटर हो जाएगा। तो इसको मैंने कह दिया ये ऊंचाई पूरी हो जाएगी आपकी 40 मीटर की, है ना। फिर क्या सिद्ध कीजिए कि भवन की ऊंचाई, मतलब जो भवन की ऊंचाई है वो इतना आनी चाहिए। तो मैं भवन की ऊंचाई को h मान लेता हूं कि माना भवन की ऊंचाई हमारे पास h है। ये देखिए ध्यान से मैंने मान लिया। फिगर बड़ा सिंपल था, क्योंकि मुझे बेसिक बातें नहीं करनी और बेसिक बातें करूंगा तो थोड़ा हो सकता है समय ज्यादा लग जाए, इसलिए आप लोग जानते हैं। बस क्वेश्चन मैं हल करके दिखाऊंगा कि कैसे भवन की ऊंचाई हमारे पास इतनी आती है, जिसको कह रहा है 20 कड़ी में 3 - 1 मीटर है, ठीक है ना। अब एक बात और समझिए फिगर को। जैसे मान लीजिए कि ये जो ऊंचाई है h मैंने मानी भवन की ऊंचाई, वही सेम ऊंचाई आपकी ये भी आएगी। तो जब ये ऊंचाई आपकी h होगी तो ये ऊंचाई पता करने के लिए, ये ऊंचाई पता करने के लिए इस पूरी ऊंचाई में से h को घटाएंगे तो हमारे पास आएगा 40, ये जाएगा 40 माइनस h। ये आपकी मिलेगी पूरा यहां से लेकर के यहां तक की केवल ऊंचाई मिलेगी, ठीक ना। ये ऊंचाई मिलेगी। अब मैं थोड़ा इसका नाम देता हूं डायग्राम में। जैसे मैंने इसका नाम दे दूं यहां पर A, ये हो जाएगा B, ये हो जाएगा C और ये हो जाएगा D, और यहां पर मैंने नाम दे दिया E। इतना नाम दे दिया, है ना। अब स्टार्ट करते हैं हम इसका सॉल्यूशन। देखिए ध्यान जरा। सॉल्यूशन तो वैसे बेसिकली यहीं से स्टार्ट है आपका, क्योंकि डायग्राम भी आपका सॉल्यूशन में ही है। मैंने यहां पर भवन की ऊंचाई h मानी है, ये लेता हूं यहां पर कि माना भवन की ऊंचाई कुछ नहीं है, एकदम सेम इसके पिछले वाले वीडियो में जो लास्ट क्वेश्चन था ना, उसी के धर्म चलना है। भवन की ऊंचाई h है, ये मैंने मान लिया मेरे भाई, ठीक ना। तो ऊंचाई हमने h मान लिया। अब मैं थोड़ा सा चित्र के बारे में जो जो कारनामे किया गया है उसको हम लोग एक बार लिखते हैं, ठीक ना। देखिए क्या लिख रहा हूं मैं, लिख देंगे हम लोग क्या चित्रानुसार, और चित्रानुसार में हम लोग जो बातें लिखेंगे उसको बनाएंगे, उसको लिखते हैं। क्या क्या हमारे पास है कि जो आपका CD है, CD ये चित्रानुसार है आपका CD, इस CD की लंबाई जो है BE के बराबर है, BE के बराबर है, और इसकी ऊंचाई मैंने h मान ली है। AE की लंबाई हमारे पास है दिया है AE की लंबाई हमारे पास जाएगी 40 माइनस h हो जाएगा। और AB दिया है
ए बी की लंबाई हमारे पास दे रखी है भाई 40 मीटर दे रखा है, और ये जो लंबाई आपके पास है ये वाली जो लंबाई ये होगी वही लंबाई ये भी होगी। इसको मैं x मान लेता हूं यहां पर कि ये लंबाई आपकी यहां से यहां तक x है। तो आइए देखिए ध्यान जरा, जो CB है CB की लंबाई और ED की लंबाई दोनों बराबर हो जाएगी, CD और हो जाएगा ED, ये दोनों बराबर मैंने x मान लिया। अब आइए हम लोग कहानी स्टार्ट करते हैं। कहानी स्टार्ट क्या करेंगे कि जैसे आप देख रहे हैं कि एक समकोण त्रिभुज आपका ये दिख रहा है और एक समकोण त्रिभुज आपका ये दिख रहा है ना। हम पहले दोनों समकोण त्रिभुज बात करते हैं। देखेंगे यहां पर क्या कि समकोण त्रिभुज AED में इसमें बात करना है। अब इसमें जब बात करेंगे तो क्या क्या मिलेगा, इसमें अगर बात करेंगे तो ये आपका न्यून कोण है, इसके सामने जो लंब और ये आपका आधार बनेगा। तो tan का प्रयोग कर लेते हैं, यहां पर है आएगा आपके पास tan 45 अंश बराबर हो जाएगा लंब बटे में आधार। लंब आपका दिया है AE और बटे में आधार हो जाएगा ED, हो जाएगा ED, ये मिलेगा। tan 45 अंश का मान 1 होता है, AE का मान कहा गया, AE का मान दिया है 40 माइनस h और बटे में ED का मान दिया x, ये हो जाएगा x। डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा x बराबर हो जाएगा 40 माइनस h, इसको मान लेंगे समीकरण नंबर फर्स्ट। इतना काम तो बड़ा सिंपल था क्योंकि सेम एकदम हम लोग जो है पिछले वाले कॉन्सेप्ट के आधार पे चल रहे हैं, क्योंकि जो मैंने पिछले वाले वीडियो में बनाया भी था अब उसी आधार चल रहे हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, BCD की बात करेंगे, त्रिभुज आपका BCD में बात कर ले रहे हैं। तो फिर वही काम करेंगे, लिखेंगे यहां पर क्या कि समकोण त्रिभुज, समकोण ऐसे लिखेंगे, समकोण त्रिभुज BCD में, और BCD में बात करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, ये मिलेगा हमको न्यून कोण है दिया, इसके सामने लंब और ये आधार, ये भी मिलेगा tan ही मिलेगा। तो आएगा tan मैं कुछ गड़बड़ कर रहा हूं क्या, यहां पर 60 अंश रहना चाहिए, थोड़ा सा मैं मिटा दे रहा हूं, एक सेकेंड। तो भाइयों यहां पर 60 अंश होना चाहिए, मैं 45 अंश ले लिया था, इस वाले त्रिभुज में 60 अंश दिया है, 60 अंश लेंगे। अब 60 अंश का मान हम लोग जानते हैं, tan 60 अंश का मान होता है कड़ी में 3, तो हो जाएगा हमारे पास कड़ी में 3 बराबर 40 माइनस h बटे में x हो जाएगा। x का मान निकालेंगे तो आएगा तिर्यक में और एक बटे में, हमारे पास कहने का मतलब ये आएगा x बराबर हो जाएगा 40 माइनस h बटा कड़ी में 3 हो जाएगा। इसको मैं मानूंगा समीकरण नंबर फर्स्ट मान लूंगा, ठीक है ना। अब उसके बाद जो हम लोग क्या करेंगे, त्रिभुज BCD की बात कर ले रहे हैं भाई, और BCD जब बात करेंगे तो लिखेंगे यहां पर क्या कि समकोण त्रिभुज, ऐसे लिखेंगे सारे काम एकदम पिछले जैसे, समकोण त्रिभुज BCD में। तो देख रहे हैं कि इसमें आपका न्यून कोण 45 अंश दिया है, 45 अंश के सामने भुजा आपका ये लंब है और ये आधार हो जाएगा। तो tan का भी प्रयोग करेंगे, यहां पर आएगा tan 45 अंश और tan 45 अंश बराबर लंब बटे में आधार, लंब आपका CD दिया है तो जाएगा CD बटे में आधार आपका दिया BC दिया है, यूज करेंगे tan 45 अंश का मान 1 होता है और ये हो जाएगा CD का मान कहां गया मेरे भाई, CD आपका दिया h, तो जाएगा h बटे में BC दिया है, BC का मान या CB का मान x, बात एक ही है। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा x बराबर में h, इसको मैं समीकरण नंबर 2 मान लेता हूं। चलिए समीकरण 2 हो गया। अब हम देख रहे हैं क्या कि समीकरण 1 और 2 का एक पक्ष बराबर है तो ये भी आपस में बराबर हो जाएगा, है ना। इसको कर लेते हैं, यहां पर है तो लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से दोनों आपके ये दोनों पक्ष बराबर जाएंगे। समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से क्या आएगा हमारे पास, तब ये आएगा h बराबर हो जाएगा 40 माइनस h बटा कड़ी में 3 हो जाएगा। तिर्यक मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा हमारे पास h कड़ी में 3 बराबर हो जाएगा 40 माइनस h, ये माइनस इधर आएगा प्लस में तो हो जाएगा h कड़ी में 3 प्लस h बराबर हो जाएगा 40। अब इसमें से h को कॉमन कर लेते हैं, h को कॉमन करेंगे मेरे भाई तो ये आएगा h कोष्टक में बचेगा हमारे पास कड़ी में 3 प्लस 1 बराबर आएगा आपका 40। h का मान निकालेंगे जाएगा बटे में तो आएगा h बराबर जाएगा 40 बटा हो जाएगा कड़ी में 3 माइनस प्लस 1 हो जाएगा। हम इसका परिमेयकरण कर ले रहे हैं, परिमेयकरण करेंगे तो यहां पर प्लस दिया है, हम माइनस लगा के परिमेयकरण करते हैं तो गुणे हो जाएगा कड़ी में 3 माइनस 1 बटा आएगा कड़ी में 3 माइनस 1 हो जाएगा।
इसको मैं यहां लिख रहा हूं, h बराबर में आपके पास आएगा कितना, ऊपर के ऊपर हो जाएगा, हो जाएगा 20, क्वेश्चन में आएगा, सॉरी नहीं 20 नहीं 40 दिया यहाँ पर, 40 में लिख दे रहा हूं यहाँ पर, 40 कड़ी में 3 -1 और बटे में एक क्वेश्चन में a प्लस क्वेश्चन में a माइनस b बनेगा, तो आएगा कड़ी में 3 का स्क्वायर माइनस हो जाएगा 1 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 40, क्वेश्चन हो जाएगा कड़ी में 3 -1 और बटा आएगा 3 का स्क्वायर हो जाएगा 3 -1 और h बराबर में आएगा 40, क्वेश्चन हो जाएगा कड़ी में 3 -1 बटा हो जाएगा 2, काटेंगे इससे तो आएगा h बराबर हो जाएगा 20, क्वेश्चन हो जाएगा कड़ी में 3 -1। ये मीटर में आपके पास आएगा और हमें यही सिद्ध करना था। सिंपल है, थोड़ा सा कैलकुलेशन बस इसमें है और कुछ है नहीं मेरे भाई, ठीक है ना, बढ़िया से आप देख सकते हैं। और जो भी साथी मेरे जो है पिछले वाली वीडियो को नहीं देखे होंगे वो एक बार जरूर देख लेंगे ताकि समझने में कोई दिक्कत ना हो। वैसे ये क्वेश्चन एकदम सेम इसके पिछले वाली वीडियो में जो लास्ट क्वेश्चन था चौथा वाला एकदम उसी तरह है, उसमें भी सिद्ध करना था, इसमें भी सिद्ध करना था, जो सिद्ध करना था हमने ला दिया। आप इसका चाहे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर इसको नोट कर सकते हैं, ठीक है मेरे भाई। तो मैं इसको मिटा करके बढ़ता हूं अगले क्वेश्चन की ओर और देखते हैं कि अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, ठीक है। तो प्यारे भाइयों, हमने जो है क्वेश्चन नंबर चौथे का अथवा वाला भाग कंप्लीट कर लिया। अब हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ रहे हैं और ये समझ लीजिए क्वेश्चन नंबर 5 है, ये अंतिम सवाल है, इसका एक हिस्सा और बचा है अथवा करके, उसको हम कंप्लीट करेंगे तो वीडियो समझ लीजिए पूरा कंप्लीट और पेपर भी पूरा कंप्लीट है ना। तो आइए देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 5 हमारा कहता क्या है। ये कह रहा है कि एक ठोस एक शंकु के आकार का है, मतलब कोई ठोस है आपका जो शंकु के आकार का है। शंकु मतलब जोकर की टोपी, मूंगफली की पुड़िया, ये सब शंकु है। तो शंकु के आकार का है जो एक समान आधार त्रिज्या के अर्धगोले पर अध्यारोपित है। मतलब एक आपके पास कोई अर्धगोला है, उसके ऊपर शंकु रखा गया है। ये कहने का पर्पज ये है, सीधे सीधे मैं इसका डायग्राम बनाता हूं। इसे मैंने कह दिया कि आपके पास बनाते हम लोग हैं, ये मैंने कह दिया कि आपके पास ये एक शंकु है, एक शंकु है। शंकु को मैंने कहा कि ये चलो भाई ये शंकु का निचला हिस्सा हो गया आपका, ये शंकु हो गया। और ये शंकु एक अर्धगोले पर ऐसे रखा गया है, ऐसे ये रखा गया है, ठीक है, एकदम सिंपल ये तरीका है। ये अर्धगोला नीचे वाला है और ये शंकु है। मैं इसका भी नाम देता हूं यहां पर कि ये आपका अर्धगोला हो गया, अर्धगोला, और इसके ऊपर जो है लिखा गया ये जो है शंकु है। चलो शंकु हो गया, ठीक है ना। अब दोनों की त्रिज्या तो समान होगी, दोनों त्रिज्या समान होगी, उस त्रिज्या को मैं r मान लेता हूं। सिंपल बात ये है, दोनों त्रिज्या को r मानता हूं। और जो शंकु है इसकी ऊंचाई को मैं जो है h मान लेता हूं और इसकी जो तिर्यक ऊंचाई है वो मैं कहता हूं भाई l हो। बेसिकली तिर्यक ऊंचाई तो हम लोग l ही लेके चलते हैं, l है ये आपका शंकु की तिर्यक ऊंचाई l ले लिए। चलिए ये हो गया आपका पूरा यहां से यहां तक। अब हमारे पास एक रिजल्ट आ रहा है, क्या रिजल्ट आ रहा है कि अगर मैं इसको देखूं तो ये एक प्रकार का समकोण त्रिभुज है और समकोण त्रिभुज में ये कर्ण होगा, ये लंब आधार हो सकते हैं, है ना। तो मेरे पास एक संबंध आ सकता है इन तीनों में, क्या कि जो हमारे पास l का स्क्वायर है वो बराबर हो सकता है h का स्क्वायर प्लस r का स्क्वायर, ये बन सकता है ना, प्रॉपर तरीके से बन सकता है। या आप इसको ये भी कह सकते हैं कि l बराबर आ सकता है कड़ी में h का स्क्वायर प्लस r का स्क्वायर, ये भी आपको मिल सकता है। दोनों चीजें सेम है क्योंकि कर्ण का स्क्वायर और लंब का स्क्वायर प्लस आधा का स्क्वायर, ये आपका पाइथागोरस प्रमेय से बन सकता है, पढ़े होंगे आप लोग। सवाल हमारा कहता है, फिर पढ़ते हैं, कह रहा है कि एक ठोस एक शंकु के आकार का, ठीक है, शंकु का आकार हो गया जो एक समान आधार की त्रिज्या के अर्धगोले पर अध्यारोपित है, आधार के अर्धगोले की त्रिज्या के ऊपर रखा गया है। यदि अर्धगोले का वक्रपृष्ठ, मतलब इस अर्धगोले का वक्रपृष्ठ शंकु का वक्रपृष्ठ समान हो, दोनों का, अर्धगोले का भी और शंकु का भी। प्रश्न में ये दे रखा है, हम लोग ये लिख चलते हैं सॉल्यूशन में कि प्रश्नानुसार, ताकि हमारे पास पूरी बातें क्लियर रहे। कह रहा है कि अर्धगोले का वक्रपृष्ठ, लिखते हैं यहां पर है अर्धगोला, अर्धगोले का वक्रपृष्ठ, यही प्रश्न बोल रहा है। और अर्धगोले का वक्रपृष्ठ जो है ये बराबर है किसके, शंकु के वक्रपृष्ठ के, क्योंकि दोनों समान है आपका, तो बराबर जाएगा शंकु का वक्रपृष्ठ, यही है आपका। दोनों बराबर दे रखे हैं तो मैंने दोनों बराबर ले लिया। अब उसके बाद फिर कह रहा है क्या कि हो तो शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई
h का अनुपात ज्ञात कीजिए। हमें इस ऊंचाई और r में अनुपात निकालना है कि ऊंचाई और त्रिज्या में क्या अनुपात है। सॉरी, त्रिज्या और ऊंचाई में अनुपात ज्ञात करना है। तो सीधे सीधे मैं ये कह दूं आपसे कि हमें निकालना है त्रिज्या। तो पहले बेटा आपकी r होती है r, और ऊंचाई आपकी h होती है। तो r बटे में h बराबर क्वेश्चन मार्क, ये हमको लाना है कि ये हमारे पास कितना आएगा, इसी की हमें पूरी बात करनी है। ठीक है मेरे भाई। तो कैसे लाएंगे इस चीज को, हम देख रहे हैं क्या कि शंकु का अर्धगोले का वक्र पृष्ठ शंकु के वक्र पृष्ठ के बराबर है, और अर्धगोले का वक्र पृष्ठ होता है 2 पाई r स्क्वायर। लेते हैं यहाँ पर है पूरा एकदम सिस्टमेटिक, हो जाएगा 2 पाई r का स्क्वायर बराबर शंकु का वक्र पृष्ठ होता है पाई r l। तो जाएगा पाई r l, पाई से पाई तो कट जाएगा आपका, एक r से एक r भी कट जाएगा, है ना, ये r से r कट जाएगा। आपके पास आएगा 2r बराबर हो जाएगा l, और अब जानते हैं l बराबर हमारे पास कड़ी में होता है h का स्क्वायर प्लस r का स्क्वायर। इसको लिख देंगे यहाँ पर, तो कितना आएगा हमारे पास, इसलिए ये हो जाएगा 2r बराबर हो जाएगा कड़ी में h का स्क्वायर प्लस r का स्क्वायर। अब कड़ी है तो दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, कड़ी खत्म हो जाएगी आपकी। तो लिखेंगे यहाँ पर क्या कि वर्ग करने पर और वर्ग करेंगे मेरे भाई, तो कितना आएगा, इसको मैं याद दे रहा हूं, ये आएगा हमारे पास कितना, इसलिए 2r का होल स्क्वायर बराबर इधर वर्ग करेंगे, कड़ी खत्म हो जाएगी, आएगा h का स्क्वायर प्लस r का स्क्वायर। 2r का स्क्वायर करेंगे तो 4r का स्क्वायर, और ये वाला प्लस में आएगा माइनस में, तो आएगा r का स्क्वायर हो जाएगा h का स्क्वायर, घटाएंगे तो आएगा 3r का स्क्वायर बराबर हो जाएगा h का स्क्वायर। अब इसको हम ये कर दें कि r का स्क्वायर बटे में h का स्क्वायर बराबर आएगा 1/3, ये मिलेगा ना हमको, 1/3 मिल जाएगा। स्क्वायर है, इसको लिखेंगे यहां पर क्या कि r बटे में h का होल स्क्वायर बराबर में आएगा 1/3, स्क्वायर भेजेंगे जाएगा कड़ी में, तो आएगा r बटा h बराबर आएगा 1/3, या फिर हम कह सकते हैं r अनुपाते h बराबर 1/3 कड़ी में 3, ये हमको मिल जाएगा प्रॉपर। और यही चीज हमें ज्ञात करना था, हमारा आंसर आएगा 1/3 कड़ी में 3, ये हमारा आंसर मिल जाएगा। ठीक है मेरे भाई। तो सवाल तो देखने में खाली बड़ा था, लेकिन है बहुत सिंपल तरीका एकदम लगाने का। अब इसी का एक जो है अथवा वाला भाग है, उसको भी मैं लगा ही दे रहा हूं, क्योंकि कंप्लीट हो जाएगा हमारा सोल्यूशन इसका 2023 का। फिर हम लोग बढ़ेंगे अगले पेपर की 2024 को। ठीक है मेरे भाई। तो इसको मिटाता हूं और देखता हूं अगला क्वेश्चन हमारा कहता क्या है। तो प्यारे भाइयों, हमने क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट करने के बाद अब हम लोग पहुंच चुके हैं क्वेश्चन नंबर 5वें के 8वें वाले भाग पर। यही आपका एकदम अंतिम प्रश्न है। इसके बाद अब कोई प्रश्न इस वाले एग्जाम में कोई नहीं है, 2023 में सब खत्म है। जो मेरे पास पेपर कोड था 822 DX का, उसमें मात्र ये क्वेश्चन अंतिम चल रहा है। बस इसके बाद आप लोगों का पूरा पेपर का क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा, है ना। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं कि क्वेश्चन हमारा कहता क्या, एक बार इसको भी देख लेते हैं। ये कह रहा है कि 12 सेंटीमीटर, 16 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर व्यास वाले धातु के 3 ठोस गोलों को पिघलाकर एक ठोस गोला बनाया जाता है। मतलब आपके पास 3 गोले हैं, एक आपका 12 सेंटीमीटर, एक आपका 16 सेंटीमीटर और एक आपका 20 सेंटीमीटर व्यास दिया है। ये इसका व्यास 12 सेंटीमीटर, इसका व्यास 16 सेंटीमीटर और इस वाले वृत्त का व्यास हमारे पास 20 सेंटीमीटर दे रखा है। तो इनको गला करके एक नया गोला बनाया जाता है। तो उस गोले का मुझे निकालना है व्यास, जो बना है यहां पर नया गोला। ये गोला इन तीनों गोलों को पिघलाकर बनाया गया है। तो इस गोले का मुझे व्यास पता करना है। तो व्यास हम पता तभी कर पाएंगे जब बनाए गए गोले की त्रिज्या हमें पता रहेगी। तो सबसे पहले इस गोले की भी त्रिज्या निकालनी पड़ेगी, और मैंने यहां पर इस गोले की त्रिज्या जो है मैंने r मान ली है। तो यहां पे लिखेंगे क्या कि माना बनाए गए गोले की त्रिज्या r है। थोड़ा सा मैं इसको लिख दे रहा हूं ताकि पूरी बात क्लियर हो जाए। क्या यहां पर लिख लेंगे कि माना बनाए गए गोले की त्रिज्या r है, स्मॉल r है। ये मैंने ले लिया, ठीक ना, स्मॉल r है। अब उसके बाद जो पहला गोला था, पहले गोले का व्यास हमारे पास था 12 सेंटीमीटर,
इस पहले गोले की त्रिज्या को मैंने R1 मान लिया, और जो त्रिज्या होती है वो व्यास की आधी होती है। इसके गोले की त्रिज्या को मैंने R2 और इसके गोले की त्रिज्या को मैंने R3 मान लिया है। मुझे R का मान निकालना है ना। तो हम जानते हैं कि जब किसी चीज को गलाकर या पिघलाकर कोई नई चीज बनाते हैं तो बनाई गई नई वस्तु का आयतन पुरानी वस्तु के आयतन के बराबर होता है। अब मैं इन तीनों को गला करके एक नया गोला बना रहा हूं, तो इस नए गोले का आयतन पुराने तीनों गोलों के आयतनों के योग के बराबर हो जाएगा मेरे भाई। ये पूरा कहने का मतलब है। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए यहां से मैंने डायग्राम बना दिया, इस डायग्राम के माध्यम से हम लोग समझेंगे कि बनाए गए नए गोले का आयतन, ये हम लोग देखेंगे क्या कि बनाए गए नए गोले का आयतन, बनाए गए नए गोले का क्या जी आयतन, और इसके आयतन का मान इन तीनों गोलों के आयतनों के योग के बराबर हो जाएगा। तो मैं लिख रहा हूं यहां पर क्या, तीनों लिखेंगे यहां पर, तीनों गोलों के आयतनों का योग, इतना लिख देंगे आपको पूरी बात समझ में आ जाएगी। थोड़ा सा मैं यहां पर सिरो रेखा भी दे रहा हूं, आयतनों का योग है यहां पर, योगा नहीं है, आयतन, ये भी आपके नए गोले का आयतन होगा, ठीक ना, बनाए गए नए गोले का आयतन। तो जो नया गोला है इसकी त्रिज्या तो मैंने R मान ली है ना। तो गोले का आयतन का फार्मूला होता है 4/3 होता है, फिर पाई R का क्यूब होता है, ये हम लोग जानते हैं। अब तीनों गोलों के योग का आयतन, तो पहला गोला आपके पास दिया ये R1 त्रिज्या वाला, इसको लेंगे तो आएगा 4/3 हो जाएगा, पाई R1 का क्यूब हो जाएगा, फिर प्लस में आएगा 4/3 हो जाएगा, पाई R2 का क्यूब हो जाएगा, और एक आएगा हमारे पास 4/3 पाई R3 का क्यूब हो जाएगा। अब देख रहे हैं 4/3 पाई, 4/3 पाई, 4/3 पाई, सब में कॉमन कर लेंगे तो हमारे पास आएगा कितना, 4/3 पाई R का क्यूब बराबर 4/3 पाई, मैंने कॉमन किया इसमें से तो आएगा आपके पास R1 का क्यूब प्लस जाएगा R2 का क्यूब और प्लस में आएगा R3 का क्यूब हो जाएगा। इससे तो आपका 4/3 पाई 4/3 पाई कट जाएगा, आएगा R का क्यूब बराबर कितना आएगा, R1 का क्यूब प्लस हो जाएगा R2 का क्यूब और प्लस में आएगा R3 का क्यूब हो जाएगा मेरे भाई, ठीक ना। अब थोड़ा देखिए ध्यान से, R1 जो है ये पहले गोले की त्रिज्या है और पहले गोले का व्यास हमारे पास दे रखा है 12 सेंटीमीटर, तो इसकी त्रिज्या हो जाएगी हमारे पास 6 सेंटीमीटर, यही ना आएगी त्रिज्या 6 सेंटीमीटर, मतलब R1 का मान 6 सेंटीमीटर। R2 का मान, ये व्यास दिया 16 सेंटीमीटर, तो R2 का मान हमारे पास आएगा 8 सेंटीमीटर, ये हमको मिल जाएगा 8 सेंटीमीटर। और R3 का जो मिलेगा वो 20 दिया है व्यास, तो हमारा R3 मिल जाएगा 10 सेंटीमीटर, ये मिल जाएगा हमको, ठीक ना, ये 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब क्या करते हैं, देखिए जरा इस R1 R2 R3 का मान रखते हैं, R1 का मान 6 रखेंगे तो आएगा हमारे पास क्या, R का क्यूब बराबर 6 का क्यूब प्लस में R2 का मान दिया है 8 तो जाएगा 8 का क्यूब और एक लास्ट में दिया है R3 का मान दिया 10 तो हो जाएगा 10 का क्यूब, ये मिलेगा हमको। आएगा फिर इट इंप्लाइज दैट R का क्यूब बराबर 6 का क्यूब होता है 216 मिल जाएगा, प्लस 8 का क्यूब आपका होता है 576, एक बार मैं बना के भी देख रहा हूँ, 8/64 है तो 64 का गुणा में 8 में करेंगे तो आएगा 8 चौक के 32, 32 के 2 हो जाएगा, हासिल आएगा 3 और 8 छक्का 48, 48 3 हो जाएगा आपका क्या मान, 512 आएगा, 512 हो जाएगा और 1000, 10 का क्यूब होता है आपका 1000, जोड़ेंगे भाई तो आएगा R का क्यूब बराबर, जोड़ेंगे कितना आएगा, जोड़ लेते हैं यहाँ पर सिंपली, यहीं जोड़ लेते हैं इस चीज को। पहले तो आपका 1000 दिया है, 1000 लिख लेते हैं, फिर 512 दिया है हो जाएगा 512 हो जाएगा और लास्ट में 216 दिया है लिख लेते हैं, ये 6 2 8, ये 1 2 हो जाएगा और ये हो जाएगा 5 2 7 1, ये 1728 हो जाएगा। तो हमारे पास आएगा 1728 जाएगा। फिर आएगा इट इंप्लाइज दैट R का क्यूब बराबर 1700 जो 28 है ये बेसिकली 12 का क्यूब होता है, 12 का घन होता है,
तो हम ये कह सकते हैं बेटा 12 का क्यूब हो जाएगा, और अब अगर घात बराबर है तो त्रिज्या का मान 12 आ जाएगा, अर्थात r का मान हमारे पास आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। लेकिन मुझे r नहीं निकालना है, बल्कि इस गोले का व्यास निकालना है। जो नया गोला है उसका मुझे व्यास निकालना है, तो उसके व्यास लिख रहा हूं यहां पर, क्या यही लिख रहा हूं, नए गोले का व्यास, इसलिए लिख दे रहे हैं नए गोले का व्यास। और नए गोले का व्यास हमारे पास क्या आएगा मेरे भाई, ये बराबर में होता है 2r, क्योंकि व्यास त्रिज्या का दोगुना होता है, तो आएगा 2 गुणे 12, 12 गुना हो जाएगा आपका 24 सेंटीमीटर। तो जो नया गोला है, इस नए गोले का व्यास हमारे पास हो जाएगा 24 सेंटीमीटर, ये पूरा हमको मिलेगा, ठीक ना। तो बस ये हमारा आंसर जाएगा, इसको हम आंसर कह रहे हैं कि हमारा आंसर हो गया। तो इस तरह से मेरे भाई पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आई होप मुझे समझ में आया, आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर कोई भी दिक्कत अगर आती है तो आप लोग जरूर बताइएगा। और हाँ, इस वीडियो के लास्ट में आप लोग बताइएगा, जरा कमेंट करिएगा कि हमें जो है कक्षा 12 का कौन सा पेपर हल करना चाहिए, 2023 का कि 24 का, है ना। और फिजिक्स में किस चैप्टर का न्यूमेरिकल मैं आप लोग बता दूं, ये कमेंट जरूर करिएगा। तो अगले वीडियो में हम लोग मुलाकात करेंगे ऐसे मजेदार वीडियो के साथ। तब तक आप सभी लोगों का धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर द वॉचिंग दिस वीडियो एंड जय हिंद, नमस्कार।